तो हमने यहाँ पे स्टॉप किया था। हमने देखा था कि यहाँ पर जो भी बायो इन्फॉर्मेटिक्स है उसको यूज करके एक स्पेशल सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया, जिसमें हमने सिर्फ कौन सा डेटाबेस स्टोर किया था जो कि रिलेटेड था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट या फिर HGP के साथ। ठीक है, तो आफ्टर दैट क्या किया गया, या हमने सीक्वेंसिंग कैसे स्टार्ट की। डीएनए जो होता है काफी लंबा सा सेगमेंट होता है, काफी बड़ा सा डीएनए होता है, उसमें काफी सारे जीन्स होते हैं। तो सबसे पहले साइंटिस्ट ने क्या किया, इन्होंने डीएनए के दोनों हिस्सों को बांट दिया। इन्होंने कहा कि हम पहले उनकी सीक्वेंसिंग करेंगे जो डीएनए का सिर्फ और सिर्फ कोडिंग रीजन है। कोडिंग रीजन का मतलब होता है दैट सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट विल कोड फॉर एनी पॉलीपेप्टाइड, जहां से आपको प्रोटीन बाद में मिलेगा। ठीक है, तो दे स्टार्टेड ऑफ विथ सीक्वेंसिंग ऑफ कोडिंग रीजन। कुछ साइंटिस्ट का व्यू था कि हम सिर्फ उनकी कोडिंग करेंगे जो कि डीएनए का नॉन कोडिंग पार्ट होता है, उसकी सीक्वेंसिंग हम करेंगे। और जो नॉन कोडिंग पार्ट होता है बेसिकली हेट्रोक्रोमैटिन पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम, जहां पर जेनेटिकली एक्टिवनेस नहीं होती है, वो वाले पार्ट को उन्होंने कोड करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो अब पॉइंट ये था कि हम कोडिंग और नॉन कोडिंग रीजन को अलग अलग कैसे करेंगे। तो ये किया गया विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो आपने डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पर भी जानी थी। हमने सीखा था कि जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होती है, दैट एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग अ कट इन बिटवीन द सेगमेंट ऑफ डीएनए। ठीक है, तो उसको यूज करके यहाँ पर कोडिंग और नॉन कोडिंग रीजन को रिकॉग्नाइज किया गया और आफ्टर दैट उनकी सीक्वेंसिंग शुरू की गई। तो यहाँ पे जो कंप्लीट जीनोम था ई कोलाई का, या फिर आप कह लीजिए सैक्रोमाइसिस सर्विसिया विच इज बेसिकली ईस्ट, इन सब का ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर जो कॉमन आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इन सब के डीएनए का सीक्वेंसिंग भी सेम मेथड से फॉलो किया गया। ठीक है, तो जब ये स्टार्ट किया गया, और यहाँ पे हाँ एक और भी इस प्रोजेक्ट का गोल था, मेथड डिस्कस करने से पहले मैं बता दूं कि इस प्रोजेक्ट को करने के टाइम पर बहुत सारे लोगों का इथिकल कंसर्न आना भी लाजमी था। इथिकल कंसर्न का मतलब होता है हम जीन्स पे काम कर रहे हैं, वो भी ह्यूमन जीन्स पे। ठीक है, तो अब आप समझ ही जाइए कि ह्यूमन के जीन पे आपको काम करना है, ह्यूमन के सेल के डीएनए को आपको निकालना है और उस पर काम करना है। तो कोई भी इंसान ऐसे ही तो परमिशन नहीं दे देगा कि आप मेरी बॉडी से सेल निकाल लीजिए, उसका डीएनए आइसोलेट कर लीजिए और उसके जीन्स की पढ़ाई कर लीजिए। ठीक है, दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि इंसान है, वो कोई ऐसा जानवर नहीं है। इनफैक्ट अगर आप एनिमल्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं तो आपको पहले एक परमिशन लेनी होती है। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली इथिकल इशू की थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है कि यार इंसान हो के हम किसी इंसान को हर्ट नहीं कर सकते फॉर रिसर्च पर्पस। ठीक है, थोड़े से लीगल इश्यूज आते हैं, क्योंकि अगर आप एक इंसान हो के दूसरे इंसान के ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे, हो सकता है कि उससे उसको कुछ तकलीफ हो, सोशल इश्यूज होते हैं। तो ये सारी चीजों के लिए भी HGP के पास एक्सप्लेनेशन था कि जो भी प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा एंड द आउटकम विल बी पॉजिटिव, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो ये इथिकल परमिशन भी इनके पास थी। अब मेथड डिस्कस करते हैं। तो जब इन्होंने करना स्टार्ट किया तो मैंने आपको पहले ही बताया कि डीएनए का जो सेगमेंट है इसको इन्होंने बांट लिया कोडिंग रीजन में और नॉन कोडिंग रीजन में, कि जो भी कोडिंग सीक्वेंसेस हैं उनका हम एक बार पढ़ाई करेंगे और जो भी नॉन कोडिंग पार्ट है एक बार उसकी पढ़ाई करेंगे। तो जब इन्होंने ये सारी चीजों को करना स्टार्ट किया, तो जब इन्होंने कोडिंग पार्ट को सीक्वेंस किया, मतलब कोडिंग पार्ट के जीन्स की पढ़ाई की, तो दैट पर्टिकुलर कंसेप्ट या टेक्निक उसको हम कहते हैं एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। ठीक है, जो भी आपका कोडिंग पार्ट है, आपको भी पता है कि वो कोडिंग पार्ट है, तो सबसे पहले तो वो mRNA बना सकता है ट्रांसक्रिप्शन से, और उसके बाद वो क्या बना सकता है, पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन। तो जब कोडिंग सीक्वेंस या कोडिंग पार्ट ऑफ डीएनए की पढ़ाई की गई तो उसको उन्होंने नाम दिया कि दीज आर एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, जिनका एक्सप्रेशन हमें ऑर्गेनिजम्स में दिखता है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने पूरे होल सेट ऑफ जीनोम के नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस को देखा।
नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस को जब देखा तो उसको नाम दिया गया सीक्वेंस एनोटेशन का, ठीक है। जब कोडिंग सीक्वेंसेस को देखा एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, जब नॉन कोडिंग पार्ट के जीन्स को सीक्वेंस किया तो टेक्निक वाज सीक्वेंस एनोटेशन। क्लियर? इतना काम इन्होंने कोडिंग एंड नॉन कोडिंग रीजन ऑफ डीएनए पे कर लिया। उसके बाद इनका व्यू था कि क्यों ना हम पूरे पूरे डीएनए की पढ़ाई एक साथ करें, कोडिंग नॉन कोडिंग रीजन को एक साथ पढ़ाई करें उसकी, और अगर हमें ये करना है तो हमें उसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ना होगा, ठीक है। लेकिन अब हम डीएनए को जो फ्रेगमेंट्स में तोड़ेंगे वो फ्रेगमेंट कोडिंग और नॉन कोडिंग नहीं होगी, वो पूरी पूरी, मतलब जैसे आपका लॉन्ग लेंथ डीएनए है, सपोज दिस इज योर डीएनए, तो डीएनए में कोडिंग नॉन कोडिंग रीजन एक साथ होगा। से सपोज यहाँ येलो से जो हम बना रहे हैं वो सारे जो आपके पार्ट हैं वो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस हो गए। तो हम अभी कोडिंग नॉन कोडिंग अलग नहीं करेंगे, हम कैसे डिवाइड करेंगे सेगमेंट, सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक का एक सेगमेंट ले लिया और हम सिर्फ अब इसकी पढ़ाई करने वाले हैं, तो इस सेगमेंट में आपके पास कोडिंग एंड नॉन कोडिंग पार्ट एक साथ है, ये टेक्निक लगाई गई। तो जब ये टेक्निक लगाई गई तो इन्होंने कहा कि हमें डीएनए के टुकड़े करने के लिए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम फिर से लगेगी। फिर उस एंजाइम का यूज किया और उसके बाद जो इनके फ्रेगमेंट्स बनते गए उनको नाम दिया गया रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। अब ये काम इन्होंने क्यों किया मैं आपको बताती हूँ। एक ऑर्गेनिज्म का डीएनए दूसरे ऑर्गेनिज्म के डीएनए से कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस में ही डिफर करता है, ठीक है। और वो जो स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है उस स्पेसिफिक सीक्वेंस को ही जो कि एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे से अलग बनाता है उसी को हम कहते हैं रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। मल्टीपल फॉर्म्स एक फ्रेगमेंट की वजह से या एक सीक्वेंस की वजह से। क्लियर? इसका जो एप्लीकेशन है अभी आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी देखेंगे। आप सब अगर अपने फिंगरप्रिंट्स को देखोगे तो देखने से बिल्कुल लगेगा कि सारे के सारे एक से बने हुए हैं, बट उनके अंदर जो पैटर्न होता है, जो सीक्वेंसेस होते हैं वो थोड़े से डिफर करते हैं, और वो यही वाली बात है, ठीक है। तो इसका इन्होंने यूज किया कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे से डिफरेंट कैसे होता है, तो दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। अब ये सारा काम करने के लिए इनको वेक्टर चाहिए था, इनको होस्ट चाहिए था। तो जो वेक्टर यहाँ पे यूज हुए थे वो थे ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम या बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। अब आपको डाउट आएगा कि मैम ये वेक्टर क्या होता है, ठीक है। तो वेक्टर आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वेक्टर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता देती हूँ, आप इसका डिटेल बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वेक्टर इज समथिंग कि जब हमें दो अलग डीएनए को ज्वाइन करना होता है जिसको हम बेसिकली रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। जैसे ये डीएनए का एक हिस्सा है, ऑलराइट, और ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के डीएनए का हिस्सा है, तो हमें इन दोनों को ज्वाइन करके एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए मतलब नया कैरेक्टर वाला डीएनए बनाना है जिसमें हमें दोनों डीएनए का कैरेक्टर दिखे। तो ये दोनों डीएनए को हम ज्वाइन करते हैं किसकी मदद से, हम इसको ज्वाइन करते हैं वेक्टर की मदद से। तो यहाँ पर आप वेक्टर यूज करोगे जिसकी मदद से ये दोनों डीएनए ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। ये काम होता है वेक्टर का। अब वेक्टर का बहुत ज्यादा डिटेल आप बायोटेक में सीखेंगे। क्लियर? तो इन्होंने नया डीएनए बना लिया, इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेक्निक से आइसोलेट कर लिया और फिर से सीक्वेंसिंग स्टार्ट की। तो जब इन्होंने अब नया वाले डीएनए की सीक्वेंसिंग स्टार्ट की तो इन्हें पता चला कि यहाँ पर जब भी हम नए वाले डीएनए को देखेंगे या दो ऑर्गेनिज्म के डीएनए को मिला के देखते हैं तो हमें हमेशा कोई नया कैरेक्टर मिलता है। मतलब जो जीन होते हैं उनके अंदर मॉडिफिकेशन भी किया जा सकता है, उसके अंदर चेंज भी किया जा सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें इन्होंने करी। आफ्टर दिस इन्होंने देखा कि जब भी एक ऑर्गेनिज्म का डीएनए दूसरे के साथ हम कंपेयर करते हैं या देखते हैं अलग से, तो उसमें हमें जो टेक्निक यूज करनी होती है, फ्रेगमेंट्स को सीक्वेंस करने के लिए जो मेथड यूज करना होता है वो फ्रेडरिक सैंगर का मेथड था। तो उसको हम सैंगर्स मेथड ऑफ सीक्वेंसिंग भी कहते हैं। जो टेक्निक अभी आपने देखी कि वेक्टर यूज करके हमने डीएनए को स्टडी किया या चेंजेस पढ़े, उस टेक्निक को कहा जाता है सैंगर्स मेथड ऑफ सीक्वेंसिंग। ये एक मेथड था।
जब इन्होंने सारे सीक्वेंसेस को अरेंज करना स्टार्ट किया तो इन्होंने देखा कि कहीं कहीं पर जीन्स की या उनके फ्रेगमेंट्स की ओवरलैपिंग भी हो जाती है, ठीक है, ओवरलैपिंग भी हो जाती है जिसकी वजह से पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस में चेंज हो सकते हैं। क्लियर? इसके अलावा जो भी अलाइनमेंट था आपके सीक्वेंसेस का या बेस पेयर का, उसको कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम को यूज करके सॉफ्टवेयर में डाल दिया गया, ताकि जब भी हमें फ्यूचर में जानना हो कि हमने कौन सी सीक्वेंसिंग की थी, किस जगह पर कौन सा जीन था, तो हम डायरेक्टली उस कंप्यूटर के थ्रू उसको देख सकें। ठीक है, तो यहाँ पर आईटी का बहुत सारा यूज किया गया था जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को चलाया गया। क्लियर? इसके अलावा हर क्रोमोसोम की पढ़ाई करने के बाद हमें कुछ कंक्लूजन्स पता चले, जैसे कि जो क्रोमोसोम नंबर 1 होता है, इसकी बात अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताई थी कि जो क्रोमोसोम नंबर 1 होता है, ये क्रोमोसोम बहुत ज्यादा जीन्स को कैरी करता है। इसका मतलब इसकी सीक्वेंसिंग में हमें टाइम भी ज्यादा लगेगा। तो दिस वाज द क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग एक्स्ट्रा 3-year टाइम टू द जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है, हमने सारे क्रोमोसोम्स की सीक्वेंसिंग खत्म कर ली थी, हम सिर्फ क्रोमोसोम नंबर 1 की सीक्वेंसिंग कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि वहां पर काफी सारे जीन्स थे जिनकी पढ़ाई हमें करनी थी। तो इसकी पढ़ाई कंप्लीट करते करते हमें 3 साल का समय और लग गया, और ऑफिशियली एचजीपी जो है वो खत्म हुआ 2006 में। क्लियर? तो पूरे क्रोमोसोम्स की पढ़ाई हमने कर ली, हमें पता चला कि क्रोमोसोम 1 जो होता है वो लार्जेस्ट होता है, वहां पर जितना भी जीन होता है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। अब क्रोमोसोम 1 लार्जेस्ट होता है, ये आपने क्लास 11th के कैरियोटाइपिंग में भी सीखा होगा। ठीक है, तो जितना बड़ा क्रोमोसोम उतने ज्यादा वहां पे जीन्स होंगे। अब सबसे छोटा क्रोमोसोम कौन सा निकला? वाई क्रोमोसोम, जो कि बेसिकली मेल सेक्स क्रोमोसोम होता है। वाई क्रोमोसोम क्योंकि सबसे छोटा था तो उसके अंदर नंबर ऑफ जीन्स भी कम थे। ठीक है, तो एज कंपेयर टू ऑटोसोम्स हमने वाई क्रोमोसोम की पढ़ाई जल्दी खत्म कर ली थी, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ जीन जिन्हें हमें सीक्वेंस करना था वो कम था। क्लियर? तो ये सारी सीक्वेंसिंग करने के बाद हमें सेलिएंट फीचर्स पता चले। अब सेलिएंट फीचर्स क्या हैं, जो जो आउटकम निकला पढ़ाई करने के बाद? तो सबसे पहले पता चला कि अगर हम ह्यूमन जीनोम को देखेंगे तो वहां पे अराउंड 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसेस होते हैं। ठीक है, अगर ऑन एन एवरेज देखा जाए तो जो जीन है, एक एवरेज जीन, उसके अंदर ही 3000 बेसेस होते हैं। ठीक है, तो अगर इसको आप लार्जेस्ट ह्यूमन जीन का देखोगे जो कि डिस्ट्रोफिन जीन होता है, वहां पर 2.4 मिलियन बेसेस थे। सबसे बड़े जीन के अंदर 2.4 मिलियन बेसेस पाए गए। टोटल नंबर ऑफ जीन्स अगर देखे गए तो वो 30,000 के अराउंड थे, या फिर अगर आप एक एवरेज एस्टिमेट माने तो 20,000 से 25,000 के आसपास। क्लियर? अगर दूसरे ऑर्गेनिज्म से कंपेयर करेंगे तो उससे आपको बहुत सारी और भी चीजें पता चलेंगी कि हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर नंबर ऑफ जीन सेम नहीं होता। ये पढ़ाई सिर्फ ह्यूमंस की थी। अगर इन सारे बेस पेयर्स को और इन जीन्स को जज किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिससिमिलैरिटी, तो हमें पता चला कि ऑलमोस्ट 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेसेस आर एग्जैक्टली द सेम इन ऑल पीपल। इस पॉइंट पर फोकस करिए। ठीक है, अगर हम अपने आप को किसी दूसरे इंसान से कंपेयर कर रहे हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से नहीं, दूसरे इंसान से कंपेयर कर रहे हैं, तो इनका मानना था कि सभी के अंदर 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेसिस सेम होते हैं। मतलब डिफरेंस आता है सिर्फ 0.1 का, और वो जो 0.1 का डिफरेंस होता है वही एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म से अलग करता है। ठीक है, अब ये जो 0.1 का डिफरेंस है जो एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे से अलग कर रहा है, इसी पर बेस्ड है कौन सा कंसेप्ट, जिस कंसेप्ट को आप कहते हो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, इस पॉइंट को यूज करके जो टेक्निक बनी, दैट टेक्निक वाज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ेंगे तो मैं ये बात आपको दोबारा से बताऊंगी VNTR के नाम से। क्लियर? देन दूसरे फीचर्स क्या थे
कि जब हमने जीन्स की पढ़ाई की तो हमें पता चला कि कुछ जीन्स ऐसे हैं, कुछ क्या लगभग आधे ऐसे जीन्स हैं जिनकी डिस्कवरी हम कर ही नहीं पाए, जिनका फंक्शन हम जान ही नहीं पाए। ठीक है, अगर आप पूरे जीनोम को 100% मानते हैं तो उस पूरे जीनोम का लेस देन 2% पार्ट होता है जो कि प्रोटीन्स को कोड करता है। बाकी जो दूसरे जीन्स होते हैं वो दूसरे काम में भी इन्वॉल्व होते हैं। ये बात यहाँ पे पता चली। इसके अलावा यहाँ पर रिपीटेड सीक्वेंसेस होते हैं। रिपीटेड सीक्वेंसेस वही 0.1% है जो कि एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे से डिफरेंट बनाता है। क्लियर? तो रिपीटेड सीक्वेंसेस भी मिले। इसको आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में पढ़ोगे वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स के नाम से, VNTR। ठीक है, यही रिपीटेड सीक्वेंसेस या 0.1% डिफरेंस होता है एक इंसान और दूसरे इंडिविजुअल के बीच। क्लियर? अब ये जो रिपीटेड सीक्वेंसेस होते हैं इनका मतलब है ये किसी भी ऑर्गेनिज्म में बार बार रिपीट होते हैं, तो ये उस ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर बन जाते हैं। ठीक है, ये सीक्वेंस हर ऑर्गेनिज्म में डिफर करेगा। ठीक है, और बार बार उसके डीएनए सेगमेंट में रिपीट होता रहेगा। दिस वाज द थिंग। क्रोमोसोम पहला जो था उसके अंदर अराउंड 2968 जीन्स थे। इसी की पढ़ाई करते करते हमें 3 साल और लग गए। और जो वाई क्रोमोसोम था उसमें सबसे कम जीन्स थे जिनका नंबर था 231, तो उसकी पढ़ाई हमने काफी जल्दी खत्म कर ली, जो कि एक्सपेक्टेड टाइम से भी कम समय पे हो गई। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने ये सारी चीजों को रिकॉग्नाइज करने के बाद एक और भी चीज ढूंढी, और वो ये थी जिसको हम कहते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। अब ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म को हम स्निप्स भी कहते हैं। ये क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। सपोज आपको किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर एक बेस सीक्वेंस मिला जिसको हम कहेंगे A T G C C T A। सपोज ये एक सीक्वेंस था। क्लियर? तो ये वाला जो सीक्वेंस आप देख रहे हो सकता है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर ये पूरा सीक्वेंस सेम हो। डिफरेंस आपको मिले केवल यहाँ कि ये जो T है इसकी जगह सपोज एक A आ गया। फिर आपने तीसरे ऑर्गेनिज्म को देखा तो सपोज आपको तीसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर पता चल रहा है कि चेंज यहाँ आया और इस T की जगह पर G आ गया है। क्लियर? तो ये जो सीक्वेंस है दिस इज ऑलमोस्ट सेम तीनों ऑर्गेनिज्म में। आपको डिफरेंस सिर्फ मिल रहा है एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में, एक बेस पेयर में। ठीक है, या फिर आप बोलोगे सिंगल न्यूक्लियोटाइड बदल रहा है। थाइमीन की जगह एक में एडेनिन हो गया, एक में पूरा सेम था, थाइमीन की जगह पर ग्वानिन हो गया। ऐसे करके आपको कोई भी एक न्यूक्लियोटाइड बेस में चेंज मिलेगा। तो एक न्यूक्लियोटाइड बेस में चेंज होने के कारण ऑर्गेनिज्म दूसरे से अलग हो जाता है। ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा जो सीक्वेंस है उसकी कोडिंग चेंज हो जाएगी। तो इसी कंसेप्ट को हम कहते हैं SNPs या फिर SNPs। क्लियर? तो दिस वाज ऑल द एप्लीकेशंस। ठीक है, अब मैं आपको और भी इसके बारे में कुछ बातें बता देती हूँ कि यहाँ पे फ्यूचर चैलेंजेस इसके क्या निकले, सेलिएंट फीचर्स के अलावा इनके एप्लीकेशंस क्या निकले। ऑलराइट, ये सारा कुछ आपके मॉड्यूल में है, आप एक बार पढ़ सकते हैं अच्छे से। एप्लीकेशंस ऑब्वियसली जो आप जानते हैं कि सबसे पहले तो हमें ह्यूमन जीनोम की सारी इंफॉर्मेशन मिल गई। हमें पता चल गया कि कौन सी जगह पर कौन सा जीन होता है, और इससे हमें एक और बात का बेनिफिट हो गया कि हमें ये भी समझ में आ गया कि ह्यूमन जीनोम के अंदर डिजीज कॉजिंग जीन्स कहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो जब डिजीज कॉजिंग जीन्स के बारे में हमें पता चल गया तो उनका ट्रीटमेंट आसान हो गया, क्योंकि हमें ये पता चल गया कि उस जीन का नेचर क्या है। सपोज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को ही ले लीजिए, तो अगर हम जानते हैं कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का जीन कहाँ है, उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन हमारे पास है, तो हम उसकी वैक्सीन बना सकते हैं, उसकी दवाई बना सकते हैं। ये हेल्प हो गई। ठीक है, अब ये सारे एप्लीकेशंस के अलावा जो आपका ये आपका सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म है या रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म है, जिसकी वजह से एक ऑर्गेनिज्म दूसरे से डिफर करता है, तो ये हमें काम आ गया फॉरेंसिक्स में। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में आप जानते हो कि क्राइम सीन जब भी कुछ होता है तो बार बार आपने देखा होगा कि फॉरेंसिक्स की टीम आती है।
डीएनए फिंगरप्रिंट्स लेती है। सपोज ब्लड इम्प्रेशन है या ब्लड का कोई वहां पर आपको बूंद मिला हुआ है, खून मिला है, तो उससे भी डीएनए चेक किया जा सकता है। जो क्रिमिनल है उसके डीएनए से उसको मैच किया जाता है। ये सारी चीजों में काफी मदद मिल गई विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये सारी बातें करने के बाद अब हमने सिर्फ इंसानों पे ही नहीं, हमने इसका एप्लीकेशन प्लांट्स में भी लगा दिया, क्योंकि जैसा जीनोम ह्यूमंस के पास है तो वैसा ही जीनोम प्लांट्स के पास भी होता है। तो वहां पर भी हमने कुछ नई वेराइटीज ऑफ प्लांट्स इंट्रोड्यूस कर दिए जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल हो गए। तो काफी सारे इस प्रोजेक्ट के थ्रू हमें बेनिफिट ही हुए, नुकसान हमें कुछ ज्यादा नहीं हुआ। ठीक है, तो जो भी हमने इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया दैट वाज वर्थ। इसके अलावा अगर आप आज के सिनेरियो पे, प्रेजेंट सिनेरियो पे देखोगे तो भी इसका यूज किया ही जा रहा है नए नए डिजीजेस के वैक्सीन को बनाने के लिए, या फिर हम इसको यूज कर रहे हैं फॉर स्टडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वो वाले जीन जो अभी तक अनडिस्कवर्ड है। हमने अभी एक पॉइंट देखा था कि 50% ऑफ द जीन्स आर अनडिस्कवर्ड। तो अगर वो डिस्कवर उस समय नहीं हो पाए तो फ्यूचर में तो हो सकते हैं, तो उस पर भी काम चल रहा है। तो बहुत सारे फ्यूचर एप्लीकेशंस भी इस प्रोजेक्ट के अभी भी चल रहे हैं। बट ये प्रोजेक्ट जो है 2006 में एंड हो चुका था, और जितनी बातें हमें इससे पता चली अब हम उस इंफॉर्मेशन को यूज कर रहे हैं फ्यूचर में काम करने के लिए। क्लियर? तो दिस वाज ऑल द थिंग्स जो कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में आपको याद रखनी है। क्लियर? इंडिया में भी इसका बहुत सारा यूज किया जा रहा है। इंडिया में भी इंडिविजुअली किसी ना किसी वेराइटी ऑफ एनिमल या प्लांट पे काम किया जा रहा है बाय यूजिंग ऑल द आउटकम्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो हर जगह पर इससे रिलेटेड एप्लीकेशंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, चाहे वो प्लांट के केस में मिले या फिर वो एनिमल के केस में मिले। ऑलराइट, तो दीज वर ऑल द थिंग्स जो आपको यहाँ पे HGP के बारे में याद करनी है।